अब हम मूव करेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है क्लाइमेटिक वेरिएशंस। क्लाइमेटिक वेरिएशंस जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारा जो मौसम है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें चेंजिंग आना, दैट विल द क्लाइमेटिक वेरिएशन। लेकिन क्लाइमेटिक वेरिएशंस को समझने से पहले आपको समझना होगा वेदर को। वेदर किस चीज़ को बोलते हैं? ये लफ्ज़ है वेदर, उर्दू में इसको बोलते हैं मौसम। ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड। क्या बोला मैंने लफ्ज़? वेदर इज अ चेंज इन एटमॉस्फेयर विद इन शॉर्ट पीरियड। ये जो शॉर्ट पीरियड है, ये साल का भी हो सकता है, ये 6 माह का भी हो सकता है, ये 3 माह का भी हो सकता है, ठीक है, ये 6 मंथ का भी हो सकता है, ये 1 ईयर का भी हो सकता है। समझने के लिए, जिस तरह हमारे अब गर्मी है और आइंदा 2-3 माह के बाद सर्दी होगी, ये बेसिकली हमारा वेदर है जो थोड़े पीरियड्स के दौरान चेंज होता रहता है। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द परमानेंट फॉर्म ऑफ द वेदर। क्या है? क्लाइमेट इज द परमानेंट फॉर्म ऑफ द वेदर, या फिर यूं कह ले कि द चेंज इन द क्लाइमेट which occur in a longer period of time about 10,000 years। ऐसी चेंज जो मौसम में 10,000 साल बाद आए। अगर गर्मी है तो वहाँ पर 10,000 तक मौसम जो है 10,000 साल तक गर्म ही रहे। दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी समझ आई होगी कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट बेसिकली it is a change in the atmosphere that extended over 1,000 of years period of time। Change in a atmosphere, change in the atmosphere over a long period of time। वो long period कितना? 10,000 साल तक। और ये 10,000 साल की जो रीडिंग है, ये बेसिकली दी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं WMO। WMO के मुताबिक जो कि क्लाइमेट है, अगर किसी जगह पर 10,000 साल तक एक जैसा रहे मौसम, तो वो मौसम जो है, वो वेदर जो है, वो फिर वेदर नहीं रहता बल्कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और 1966 में इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि 10,000 साल बाद एक क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो 1966 में ये जो टर्म हमारे पास है क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ये इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ख्वाह ये 10,000 साल बाद क्यों ना हो। ये हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक वेरिएशन। देयर विल बी अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द क्लाइमेट, देयर विल बी द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये क्लाइमेटिक वेरिएशन का मतलब क्या था यहाँ पर कि क्लाइमेटिक यानी कि कोई नेचर में ऐसी चीज़ मौजूद है जो वेरिएशन करती है, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट वेरिएशन अकर ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक काज। एंथ्रोपोजेनिक फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग, मैं और आप। बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस caused by the most climatic variations caused by man, human beings। तो इसको फिर क्लाइमेटिक वेरिएशन को नाम दे दिया गया क्लाइमेट वेरिएशन। क्या नाम दिया गया? क्लाइमेट वेरिएशन का
कि क्लाइमेट चेंज होता है, नेचर की वजह से भी होता है लेकिन थोड़ा ह्यूमन की वजह से ज़्यादा होता है, तो दैट विल बी क्लाइमेटिक वेरिएशन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लाइमेट वेरिएशन। सही है। तो अब क्लाइमेट वेरिएशन बेसिकली हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम जान लें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइमेटिक सिस्टम। जिस तरह हमने एयर्स की कंपोजिशन पढ़ी, एटमॉस्फेयर की ये कंपोजिशन है, लेयर्स हैं, ओशन की पढ़ी। अब हम स्टार्ट करने से पहले इसको देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशंस के। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिलकर क्लाइमेट बनाते हैं, वो कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बायोस्फीयर, जिस पर हम मौजूद हैं। फिर है लिथोस्फीयर, जो हमारे नीचे मौजूद है। फिर है हाइड्रोस्फीयर, जो उससे भी नीचे पानी ही पानी मौजूद है। फिर है क्रायोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो हमने पहले पढ़ा था। ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं क्लाइमेट। क्यों? बायोस्फीयर जहां पर हम रहते हैं यहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट है, लिथोस्फीयर में डिफरेंट है, हाइड्रोस्फीयर में डिफरेंट है, क्रायोस्फीयर बेसिकली, ये क्रायोस्फीयर हमारे लिए न्यू टर्म है। इसके बारे में हम बता देते हैं कि आईसी, यानी कि जो आइस है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस ग्लेशियर्स है, वो होते हैं क्रायोस्फीयर, उस हैबिटेट को बोलते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है। बेसिकली ये 5 के 5 सिस्टम्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं क्लाइमेटिक सिस्टम। एंड द वेरिएशन इन दीज सिस्टम्स, वेरिएशन इन द कंपोनेंट ऑफ द क्लाइमेटिक सिस्टम, इट इज नोन एज क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेटिक वेरिएशंस हुई है, इसके एविडेंसेस जनाबे वाला क्या है? तो एविडेंसेस, खुशकिस्मती ये है कि जब हम फॉसिल्स रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं तो हमें अ नंबर ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं अबाउट द क्लाइमेटिक वेरिएशंस के। क्यों? कि एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में जब वेरिएशंस मिलती है, इट मीन्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशन। नहीं समझ आया? तो सुने, फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, उसके फॉसिल्स मिलते हैं उसी रॉक में उसी टाइम पे, और फिर कुछ 10,000 20,000 साल बाद वही रॉक पे उसी स्पीशीज के रॉक्स फॉसिल मिलते हैं, वो होते हैं चेंज। तो इसका मतलब ये है उनमें विद द क्लाइमेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन हुई है। आपको पता है कि एवोल्यूशन किस तरह से होती है? एवोल्यूशन बेसिकली चेंज विच अकर ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, कंपटीशन भी हो सकता है उसकी रीजन एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन भी हो सकते हैं, तो उनमें से क्लाइमेटिक वेरिएशन भी एक रीज़न है। तो एविडेंसेस बेसिकली जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस के मिलते हैं, वो मैं आपको पहले बताया कि खुशकिस्मती ये है कि सिर्फ और सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड जो हैं वो एविडेंस मुहैया नहीं करते, बल्कि जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो लॉग्स हैं, लकड़ियाँ हैं और मैनी मोर मटीरियल, ये सारे का सारा क्या करता है? एविडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द काजेज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। क्लाइमेटिक वेरिएशंस की काजेज क्या है? नेचुरल काज है, तो वो कौन कौन सी है? अगर आर्टिफिशियल यानी कि एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन काज है, तो वो कौन कौन सी है? ये काजेस नेचुरल भी होती हैं और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि आर्टिफिशियल्स भी होती हैं जो ह्यूमन काज करते हैं। तो नेचुरल काजेस में सबसे पहली काज बेसिकली द रोटेशन ऑफ अर्थ ही है, ऑर्बिटिंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इट इज बेसिकली अ क्लाइमेटिक वेरिएशन काज। अब अर्थ जो रोटेट करती है ये नेचुरल तौर पर है, कोई इंसान तो इसे करवा नहीं सकता। अब फॉर एग्जांपल ये सन है, जब अब हम पाकिस्तान के बारे में फॉर एग्जांपल देख लें, ये सन है, इसके गिर्द जो अर्थ है वो रोटेट करती है, और अर्थ की रोटेशन होती है हमेशा
एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब देखें, एक डायग्राम बनाई है जिसमें बताया है कि अगर अर्थ हो सूरज के इस साइड पर, ठीक है, यानी कि ये अर्थ का बनता है ईस्ट और वेस्ट साइड। वेस्ट साइड बनती है, जब वेस्ट साइड बनती है और हम हैं मशरक में, ठीक है, हम हैं मशरक में, यानी कि जब वेस्ट साइड सूरज के नज़दीक होती है, यानी कि जब हमारे यहाँ ये है अर्थ, ये इसका है वेस्ट और ये है ईस्ट, और आपको पता है कि हम हैं ईस्ट में। ईस्ट में ये देखो अर्थ होती है, ये जो ईस्टर्न पोर्शन होता है सोलर से, सूरज से काफ़ी दूर, यहाँ पर विंटर होता है पाकिस्तान में, और जबकि वेस्ट वाली साइड पर इनफ रेडिएशंस रिसीव हो रही होती हैं सोलर की, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है बनिस्बत पाकिस्तान। और ये इसी तरह से रोटेशन साइकिल चलता है कि पाकिस्तान में जब फिर मार्च में स्प्रिंग का सीज़न आता है, जून में गर्मी होती है, समर होती है, और सितंबर में फाल का जो मौसम आता है। अब ये सारी की सारी क्या है? रोटेशन। और रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक वेरिएशन आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली जो अर्थ की ऑर्बिटिंग है वो क्या है? इज अ स्ट्रॉन्ग, इज अ स्टेबल काज फॉर द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। नहीं समझ आई? अच्छा, इसके बाद जो दूसरी काज है रोटेशन ऑफ अर्थ के बाद, अनदर काज ऑफ द और नेचुरल काज, वो है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको पढ़ाया था मैंने, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली are the plates which are found in the earth crust and they will be help out in the movement of the continents। तो जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, जब मूवमेंट होती है, तो उस दौरान भी बोलते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशंस होती। यह अब एक लंबी बात है, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो प्लेट टेक्टोनिक्स को खोल के सुन लीजिएगा कि एक मेट्रोलॉजिस्ट था, ठीक है, जिसने ये प्लेट टेक्टोनिक्स दी थी। मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक हुआ क्या था कि कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्टिंग हुई थी, कॉन्टिनेंशियल अपनी जगह से हिले थे, और फिर वहाँ पर बताया उसने ये था, जो मेट्रोलॉजिस्ट का बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने बताया ये था कि इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन आई हो, या दूसरी रीज़न हो सकती है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्टिंग हुई हो और वहाँ पर एक हिस्सा लिया ज़मीन का। फॉर एग्जांपल वहाँ पर टेम्परेचर गर्म था, लेकिन 10,000 साल बाद टेम्परेचर वहाँ पर ही सर्द था। तो उसने एक रीज़न ये भी बताई थी कि देयर विल बी पॉसिबल रीज़न ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशन, कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हुआ हो। तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, दैट विल बी अनदर काज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब इसके बाद जो तीसरी काज है वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन इज अनदर नेचुरल काज। वेजिटेशन, सब्जियां, हमारे फल, फ्रूट्स वगैरह, जिस तरह से ही फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स को जब ज़्यादा लाइट की फरावानी होती है, ज़्यादा लाइट प्रोवाइड उसको होती है, तो उनके फ्लावर्स रैपिडली ग्रो करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, और उनके लाइफ साइकिल्स शॉर्ट हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो फ्लावर्स हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको जब सनलाइट इनफ मुहैया होती है, ठीक है, सनलाइट इनफ मुहैया, या यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि ज़्यादा होती है, तो उनके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं।
और इसके बरक्स क्या होता है, उन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स को जब सनलाइट कम मैसर होती है, इनसफिशिएंट होती है, तो उनके लाइफ साइकिल्स लॉन्ग हो जाते हैं और उनको ज़्यादा देर लगती है अपने फ्लावर्स को प्रोलिफरेट करने की। तो ये जो सनलाइट की कम होना, ज़्यादा होना, ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं है। अब सनलाइट के कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेशन की साइकिल्स में कमी आ जाना, वेजिटेशन साइकिल्स कम और ज़्यादा हो जाना, क्या इस वेजिटेशन साइकिल से क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं आएगी? वो जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहे थे, उनके लाइफ साइकिल्स जब शॉर्ट होंगे तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करना शुरू नहीं करेंगे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल बिल्डअप होगा। तो क्या जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होगी। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये होता है, ये इसी तरह से चलता है। ये बेसिकली नेचुरल काजेस थी। और जो एंथ्रोपोजेनिक काजेस है, जो मेरी और आपकी वजह से काजेस पैदा हुई हैं, वो तो है ही बड़ी आसान। जो एंथ्रोपोजेनिक काजेस हैं, ये तो है ही बड़ी आसान। और मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताने हैं, आपने कहना है हमें पता है ये क्या है। सबसे पहली जो एंथ्रोपोजेनिक काज है, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करने की, हमारे क्लाइमेट को चेंज करने की, जो ह्यूमन बीइंग की वजह से है, वो बेसिकली हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन एंथ्रोपोजेनिक काज। क्या आपके जहन में आता है इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी वजह से नहीं हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट की रीज़न हम नहीं है, बिल्कुल हम नहीं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से दिन ब दिन हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। हम गर्मी की शिद्दत इख्तियार नहीं कर रहे, हम बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको रौंद रहे हैं, ये हम क्लाइमेट की वेरिएशन कर। एक रीडिंग के मुताबिक ऑक्सीजन अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, जो करंट एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई थी कि इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन इसमें 21% है, और बाकी की जो थिंग्स हैं सारी की सारी वो 1% हैं, और ये मिलके हमारा 100% एटमॉस्फेयर बनाती है। क्या ऑक्सीजन हमेशा से ही 21% रहा है? ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर जनरेट हुआ था तो ये 30% था। कितना था? 30% था, और फिर हमारी हरकतों की वजह से ये 21 पर जाकर रुक गया। तो आज जिस स्पीड से हम ऑक्सीजन की कंजप्शन कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन के लेवल को ड्रॉप कर रहे हैं अपने हाथों से। किस तरह से हम ऑक्सीजन की कंजप्शन करते हैं? एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है, ह्यूमन पॉपुलेशन की ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है तो हमें जंगलात की कटाव करना पड़े हैं जगह के लिए। अब जब डिफॉरेस्टेशन कम होगी, आप बताओ, जो प्लांट वहाँ पर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देते थे वो स्टॉप हो गए। अब जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं जा रही तो ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? अब ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होते होते कोई ऐसी कंडीशन आ जाए माज़अल्लाह जिसमें ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में हमें गुजारा करना पड़े और वहाँ पर बहुत सारी डेथ काजेस हों, तो ये सारी की सारी वेरिएशंस विच आर अकर रिस्पॉन्सिबल बाय द ह्यूमन, ये सारे के सारे ह्यूमन की काजेस है। इसके अलावा जो हम फैक्ट्रीज लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाते हैं, क्या ये फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलता जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है?
जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसमें और बहुत सारे हार्म मटेरियल्स होते हैं, जिसमें सिलिकेट्स होते हैं। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1% बनाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का, इसी वजह से स्टेबल एटमॉस्फेयर। लेकिन जब फैक्ट्रीज ज़्यादा चलेंगी तो ये 1% से हायर जाएंगे, ज़्यादा होंगी। जब ये ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो डेथ्स होंगी, क्लाइमेटिक वेरिएशन होंगे। तो ये था बेसिकली हमारा क्लाइमेटिक वेरिएशन। आपको एक मरतबा फिर बताता हूँ कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बहुत लेंथी है, इसको ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है। मैं इसको आपको जिस तरह ये टॉपिक पढ़ाए हैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा, फिर बता रहा हूँ, आपको एक गाइडलाइन दूंगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको ये लगे कि हमने इन्वायरमेंट सीखी नहीं है, आप इन्वायरमेंट को सीखोगे, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मुझे पता है कौन सी चीज़ समझ के पढ़ने वाली है वो हम समझ के पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ वैसे पढ़कर अंडरस्टैंड करने वाली है हम वैसे पढ़ के करेंगे। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।